हेलो बच्चों, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया और यहाँ पढ़ते हैं आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स इन अ कम्प्लीटली सिंप्लीफाइड मैनर। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, एंड दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम आज समझने वाले हैं हमारे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का यूज कर ओके। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये टॉपिक समझने का मतलब है कि आपको ये डायग्राम समझ आए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आए जहां पर काफी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, यानी कि एट द एंड हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जब हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू समझते हैं तो ये पता होना चाहिए कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये किस पॉइंट पर बता रहा है कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ओके, लेकिन इसको डायरेक्ट समझना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ता है, कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ता है, एंड तब जाकर लास्ट में हम इस डायग्राम पर पहुंचते हैं और इसमें ये जितने भी आपको कर्व्स दिख रहे हैं हम इन कर्व्स को, स्ट्रेट लाइन को समझ पाते हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम उन्हीं सारे टर्म्स को समझेंगे जो इससे रिलेटेड है, जो इससे कनेक्टेड है, एंड देन हम इस डायग्राम को समझेंगे और आप खुद ही समझ जाएंगे उसके बाद, क्योंकि हम लोग सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। तो चलिए, इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें क्या क्या समझने की नीड होती है, क्या क्या हमें पहले क्लियर होना चाहिए, तब जाकर हम इस डायग्राम तक पहुंचकर इस टॉपिक को विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच समझ पाए, पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी होती है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है क्या। भाई, हम टॉपिक ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, वो है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कवरिंग दिस। मूविंग नेक्स्ट, हम बात करेंगे बजट लाइन के बारे में। ओके, तो बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे इस अप्रोच के। तो अभी आपको भले ही समझना है, लेकिन हम जब कवर करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट में हम इन सबको सम अप कर समझेंगे हमारे पूरे टॉपिक को, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ओके, तो सेशन के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो प्लस वो ग्राफ भी क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वही है जो आप सब जानते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपको इस तरीके की डेफिनेशन नहीं पता है। तो देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये कहता है कि एक कंज्यूमर है, कोई भी एक पर्सन है। ठीक है, एक कंज्यूमर है, उसने अगर कोई एक कमोडिटी को खरीदा है या उसने एक से ज्यादा कमोडिटी को भी खरीदा है। ठीक है, अब जब भी वो कोई कमोडिटी खरीदेगा तो उसको बदले में क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, उसका खर्चा होगा, यानी कि वहां पर उसने अपनी इनकम का कुछ पार्ट स्पेंड किया तो उसकी इनकम वहां पर खर्च हुई। ठीक है, तो कंज्यूमर ने कोई कमोडिटी को खरीदा और वहां पर उसने अपनी इनकम को स्पेंड किया। ओके, अब जब उसने वो कमोडिटी ले ली है तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो उसे सेटिस्फैक्शन मिले वो कुछ ऐसा हो कि वो मैक्सिमम हो, यानी कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, एंड उस कंजम्पशन के बाद वो उस पॉइंट से या उस कंजम्पशन से चेंज करने की अर्ज या नीड फील ना करे। यही हम सब करते हैं, हम कोई कमोडिटी लेते हैं, हम उस पर पैसा खर्च करते हैं, हम अपनी इनकम स्पेंड करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, हमें उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि हमने तो उस पर अपना पैसा खर्च किया है और हम कुछ ऐसा सेटिस्फैक्शन मिले कि हम उसके कंजम्पशन से चेंज ना करना चाहें। राइट, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इसी तरीके से डिफाइन भी किया गया है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है, कैसी सिचुएशन होती है जहां पर, जैसा मैंने आपको बताया कि अपनी इनकम को कंज्यूमर स्पेंड करता है, अंडर विच द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम। अब स्पेंड कर रहा है किस पर, एक कमोडिटी के परचेज पर या एक से ज्यादा कमोडिटी के परचेज पर, इन सच अ वे, किस तरीके से, जिससे उसे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। मैम, आपने तो सेटिस्फैक्शन कहा था, बच्चे यहाँ पर सेटिस्फैक्शन के लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट मीन्स यूटिलिटी। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, यूटिलिटी। ठीक है, तो कंज्यूमर को पैसे खर्च करने के बाद, उस कमोडिटी को खरीदने के बाद कुछ ऐसी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले कि वो कोई अर्ज ही ना फील करे या उसको कोई नीड ही फील ना हो टू चेंज, उस कंजम्पशन से चेंज करने की।
ओके, सो दिस इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आई होप आपको एग्जाम्पल एंड ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर ने अपनी इनकम को स्पेंड करा, किस पर, किसी कमोडिटी पर, एक कमोडिटी पर, एक से ज्यादा कमोडिटी पर, इस तरीके से कि उसको क्या मिली, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली है, मैक्सिमम यूटिलिटी मिली, एंड नाउ ही फील्स नो अर्ज टू चेंज। ठीक है, तो ये 5 चीजों को आप ऐसे याद कर सकते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हमारे फर्दर पॉइंट्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में ही 1-2 पॉइंट समझाना चाहूँ। देखिए, अब आपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझ लिया, ठीक है, अब बच्चों को कुछ कुछ तो पता चल गया है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। और ठीक है, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, देखिए मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि हम लोग जिस अप्रोच को पढ़ने वाले हैं दैट इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, राइट। तो मैम जब आपने स्पेसिफिकली यही कहा कि हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने वाले हैं, तो क्या कोई और भी अप्रोच है? हाँ जी बच्चे, एक और भी अप्रोच है जिसका यूज कर हम पता लगाते हैं अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, एंड दैट इज यूटिलिटी अप्रोच। ओके, तो मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों हम 2 मेथड्स का यूज कर रहे हैं? कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी 2 मेथड्स, अलग अलग मेथड्स बने हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। देखिए, यूटिलिटी अप्रोच ये कहता है कि जो कंज्यूमर की यूटिलिटी है या जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, वो एक कमोडिटी से कितना मिला, दूसरी कमोडिटी से कितना मिला, हम इनको नंबर दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है डिफरेंट कमोडिटी के कंजम्पशन से, उनको हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि हम प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स की टर्म में, यूटिलिटी को हम इन नंबर्स की टर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसको कौन सा अप्रोच कहा जाता है? इसको कार्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम ये कहते हैं कि हम यूटिलिटी को, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको नंबर्स के टर्म में शो कर सकते हैं, तो दैट मेक्स योर कार्डिनल यूटिलिटी। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच तो कुछ और कहता है, तभी 2 मेथड बने। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आपका ये कहता है कि कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है कमोडिटी के कंजम्पशन से, वो उनको रैंक कर सकता है कि इससे ज़्यादा मिली, इससे सेकंड हाईएस्ट मिली, इससे थर्ड हाईएस्ट मिली, लेकिन उनको नंबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकता है, उनको बस ऊपर नीचे लगा सकता है, इनकी रैंक कर सकता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात करता है कि रैंक किया जा सकता है अपनी यूटिलिटी को, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो कभी भी अगर कैसे टर्म्स का यूज हो जाए, कभी भी अगर आपके पास कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी जैसे टर्म का यूज हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कार्डिनल यूटिलिटी जब भी कहा जाएगा मतलब कि वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है यूटिलिटी अप्रोच का यूज कर, और जब भी ऑर्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है इसका मतलब होता है कि वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के ही बारे में बात कर रहा है, लेकिन इन डिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी कहती है कि हम प्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स यूटिलिटी को, और यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी कहती है कि हम यूटिलिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं, उनको डेफिनेट नंबर्स नहीं दे सकते। ओके, तो ये था आपका शॉर्ट सा डिस्कशन अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और उसके 2 अप्रोचेस में क्या डिफरेंस रहता है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक व्हिच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो मैंने आपसे क्या कहा था, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझेंगे, समझ लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि इस इंटायर टॉपिक को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों पर फोकस करना है प्राइमरीली। पहला है हमारी बजट लाइन एंड दूसरा रहेगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, जिस अप्रोच का नाम हम बार बार ले रहे हैं कि हमने ये अप्रोच यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग हमारी बजट लाइन से। देखिए, बजट लाइन कुछ भी नहीं है, बस इसको इकोनॉमिक्स में बजट लाइन बोल दिया, बाकी आप जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, बजट लाइन का मतलब होता है कि कंज्यूमर के बजट में क्या है। बजट लाइन के नाम से ही समझ लीजिए कि बजट यानी कि कंज्यूमर क्या अफोर्ड कर सकता है, वो क्या खरीद सकता है। हर कंज्यूमर की एक लिमिटेशन होती है। अब ऐसा तो नहीं है अगर कंज्यूमर को कोई 1 लाख की चीज़ पसंद आई, अगर उसको पसंद आ गई तो वो खरीद भी सकता है, या उसको चाहिए तो वो खरीद भी सकता है, नहीं ना। वो लिमिटेशन क्या होती है? हमारी इनकम। ओके, तो बजट लाइन में हम लोग यही बात करते हैं किस चीज़ के बारे में? उस लिमिटेशन के बारे में, यानी कि बजट में क्या क्या है, वो अफोर्ड क्या क्या कर सकता है।
अब इस बजट लाइन को एक और नाम से जाना जाता है विच इज प्राइस लाइन। किस नाम से जाना जाता है? प्राइस लाइन के नाम से। ओके, अब जरा इस प्राइस लाइन या बजट लाइन को समझ लेते हैं। देखिए, बजट लाइन ये कहती है या ये शो करती है कि जो कमोडिटीज का कितना कंजम्पशन एक कंज्यूमर कर सकता है उसकी गिवन इनकम में। मैम को समझ नहीं आया, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं फिर। देखिए, मान लीजिए कि कंज्यूमर की जो इनकम है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट है टॉपिक को समझना, फिर डेफिनेशन तो आप खुद भी लिख लेंगे। तो बजट लाइन ये कहती है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर है, ठीक है। अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की कुछ इनकम है। कितनी इनकम है? लेट से 100 रुपीज़ की उसकी इनकम होती है, ठीक है। 100 रुपये वो कमाता है, फाइन। अब दो कमोडिटीज है, हम लोग कमोडिटीज ही खरीदते हैं, कंज्यूमर क्या खरीदता है? कुछ चीज़ें खरीदता है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने ये बोला। दूसरा क्या है, हमने कहा कि लेट से दो कमोडिटीज, ठीक है, दो कमोडिटीज है। लेट से एक गुड एक्स है और एक आपका गुड वाई है, ठीक है। अब हम लोग अगर एग्जाम्पल से समझें तो इस गुड एक्स की खुद की कुछ प्राइस होगी, ये तो कंज्यूमर की इनकम हो गई, ठीक है, वो जितना कमा लेता है वो इसकी इनकम हो गई। लेकिन हम लोगों ने बोला कि अब वो खरीद भी तो रहा है, तो वो दो गुड्स खरीद रहा है। खरीद तो बहुत सारे सकता है, लेकिन हम यहाँ एग्जाम्पल में लेके चलते हैं कि वो दो गुड्स खरीद रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो हर गुड की खुद की कुछ प्राइस होती है, ठीक है, इसकी कुछ प्राइस होगी। लेट से हमने कहा कि जो गुड एक्स की प्राइस है वो पी ऑफ एक्स है, ठीक है, और हमने कहा कि जो गुड वाई की प्राइस है वो पी ऑफ वाई है, ठीक। अब हम इस पी ऑफ एक्स को मान लेते हैं, लेट से कि पी ऑफ एक्स कुछ 10 रुपए है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करें। यानी कि अगर वो गुड एक्स की 1 यूनिट खरीदता है तो उस एक यूनिट के बदले उसको 10 रुपए देने पड़े। दूसरा गुड वाई, लेट से कि गुड वाई 20 रुपए की है, यानी कि अगर वो गुड वाई की 1 यूनिट खरीदता है तो उसको 20 रुपए देने, ठीक है। अब उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, उसके पास क्या, कितनी इनकम कितनी है उसकी इनकम है कुछ 100 रुपए की, यानी कि आप ये तो मानेंगे कि वो 100 रुपए से ऊपर खर्च नहीं कर सकता। अगर आपके पास पॉकेट मनी ही 100 रुपए है, ठीक है, आपके पास रखे ही 100 रुपए हैं, तो आप 100 रुपए से ऊपर कैसे खर्च करेंगे? तो ये कंज्यूमर के लिए कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है, कंज्यूमर का बजट ही इतना है। क्या है कंज्यूमर की इनकम कह लो, या यहाँ पर हम लोगों ने इसी वजह से इसको बजट लाइन कहा है क्योंकि कंज्यूमर का बजट ही 100 रुपए का है, ठीक है। अब कंज्यूमर का बजट 100 रुपए का है एंड आप अगर आप अपना एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कि आपको एक नोटबुक खरीदनी है और एक पेन खरीदना है, ठीक है। लेट से हमने कहा कि जो पेन की प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब इस पेन की जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब आप इस पेन की जिसकी प्राइस 10 रुपीज़ है उसकी कितनी यूनिट्स खरीद सकते हैं? अगर आप सिर्फ पेन खरीदें तो और अपनी इनकम को कंसिडर करें तो आप कितनी खरीद लेंगे? आप 10 पेन खरीद पाएंगे। अगर एक पेन 10 रुपए का है तो हम कितना खरीद पाएंगे, वो क्वांटिटी कितनी खरीद पाएंगे, हम उसको शो कर देते हैं लेट से एक्स से, ठीक है। प्लस में हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास दूसरा गुड है गुड वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए नोटबुक की प्राइस 20 रुपए है तो आप सिर्फ अगर नोटबुक ही खरीदे, एक भी पेन ना खरीदे, तो 100 रुपए में आप कितनी नोटबुक्स खरीद पाएंगे? 5, राइट। तो हम लोगों ने कहा कि हम जब प्राइस 20 रुपीज़ है तो जितनी नोटबुक्स को हम खरीद सकते हैं, जैसे कि हम अगर सिर्फ नोटबुक खरीद रहे हैं तो 5, तो वो कितनी क्वांटिटी खरीदी जा सकती है, कितनी यूनिट्स खरीदी जा सकती है, हमने उसको वाई से शो कर दिया, ठीक है। अब ये तो दो एक्सट्रीम केस हो गए कि उसने एक भी नोटबुक नहीं खरीदी, सबके सब पेन खरीद लिए, तो 100 रुपये में उसने 10 पेन खरीद। दूसरा एक्सट्रीम क्या हो गया कि उसने सिर्फ और सिर्फ नोटबुक खरीदी, एक भी पेन नहीं खरीदा, तो उसने उस सिचुएशन में 100 रुपये में 5 नोटबुक्स को खरीद लिया। लेकिन इसके बीच में डिफरेंट और भी तो चीज़ें पॉसिबल है कि वो कुछ नोटबुक्स ले ले, कुछ पेन्स ले ले, यानी कि दोनों को ले ले, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे कि उसने 2 पेन ले लिए, बाकी के पैसों से उसने नोटबुक खरीद ली, या ज़्यादा नोटबुक खरीद ली, कम नोटबुक खरीद ली, तो वो 100 रुपये में ये जो एक्स खरीद सकता है, यानी कि प्राइस फिक्स है। देखिए, ये जो गुड एक्स की प्राइस है वो फिक्स है, गुड वाई की प्राइस फिक्स है, उसकी इनकम फिक्स है। तो क्या क्या फिक्स हो गया? प्राइस फिक्स हो गई है, प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, ठीक है। गुड्स की प्राइस को आप नहीं चेंज कर सकते अभी, ठीक है। प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फिक्स हो गई, तो फिक्स हो गया है एक ये, और क्या फिक्स है? कंज्यूमर की इनकम। तभी तो हम इसको बजट लाइन कह रहे हैं, यानी कि वो बजट में क्या ले सकता है, उसको क्या अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो
प्राइस ऑफ बोथ गुड्स फिक्स्ड है, इनकम फिक्स्ड है। कंज्यूमर क्या चेंज कर सकता है कि वो इस 10 रुपए वाले पेन को कितना खरीदे, यानी कि कितनी क्वांटिटी में ले। सेम वे में वो इस वाई गुड को, जिसको हम लोगों ने क्या कंसिडर करा है, नोटबुक, वो इस नोटबुक को कितना खरीदे, तो कंज्यूमर ये कंट्रोल कर सकता है। प्राइस कंज्यूमर के कंट्रोल में नहीं है, इनकम तो उसकी जो आ रही है वो आ रही है, उसमें भी वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। ओवर द टाइम अगर वो इंक्रीज होती है वो बात अलग है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो कंज्यूमर के हाथ में क्या है कि 100 रुपए में इन गिवन प्राइजेस के लिए वो एक्स को कितना खरीदे और वाई को कितना खरीदे। तो बस यही है आपकी बजट लाइन कि वो पॉइंट्स जो भी वो अफोर्ड कर सकता है अपनी इस इनकम में बाय करना। ठीक है, तो बजट लाइन हमें क्या शो करती है, बजट लाइन हमें दो गुड्स के, हमने क्या कंसिडर किए थे यहाँ पर, दो गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो बजट लाइन हमें दो गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस शो करती है जो कंज्यूमर खरीद सकता है, किसमें, अपनी गिवन इनकम में, इनकम फिक्स्ड है जैसा मैंने आपको बताया, एंड गिवन प्राइस लेवल पर जो दोनों कमोडिटीज के प्राइस आपको गिवन है। अब कंज्यूमर के पास बस इतनी चॉइस है कि वो अपनी इस इनकम में इन प्राइसेस पर एक्स को कितना खरीदे और वाई को कितना खरीदे, और एक्स और वाई के जो जो कॉम्बिनेशंस वो खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल वो 2 पेन ले सकता है, 3 नोटबुक्स ले सकता है, या फिर वो 3 नोटबुक 2 पेन जो भी उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसकी इनकम में, वो सारे के सारे अगर हम ग्राफ पर शो कर दें तो वो आपकी बजट लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट है, यानी कि वहां पर उन सारे पॉइंट्स को शो किया गया, इन सारे पॉइंट्स को जो कि शो करते हैं दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को। हमारे दो गुड्स क्या थे, एक एक्स था, ठीक है, एक गुड एक्स था, एक हमारे पास गुड वाई था। तो दो गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस शो करता है जो कि कंज्यूमर ले सकता है, किसमें, अपनी गिवन इनकम में, अपनी मनी इनकम में, एंड प्राइस लेवल भी फिक्स्ड है, तो अब प्राइजेस ऑफ टू गुड्स पर। ठीक है, तो बजट लाइन कुछ नहीं है, बजट लाइन सिर्फ इतना कहती है कि जब इनकम फिक्स्ड है, ठीक है, उसकी मनी इनकम फिक्स्ड है, दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास जो भी पॉसिबल ऑप्शंस है कि वो इस एक कमोडिटी की इतनी यूनिट ले ले, दूसरे की इतनी ले ले, या फिर एक कमोडिटी को इतनी यूनिट्स में ले ले, तो जो भी उसके वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, अगर हम उन कॉम्बिनेशंस को शो कर दें ग्राफिकली तो वो बनाते हैं आपकी बजट लाइन। ठीक है, अब बजट लाइन की ना एक इक्वेशन बनती है, दैट इज, हम उस इक्वेशन को देख लेते हैं। तो बजट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है, हमने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर की कुछ इनकम थी, 100 रुपीज़ उसकी इनकम थी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वो कुछ एक्स यूनिट्स खरीद रहा था, कौन से गुड की, गुड एक्स की, जिसकी प्राइस थी 10 रुपीज़, ये क्या है, प्राइस है। ठीक है, सेम वे में गुड वाई की वो जिसकी प्राइस 20 रुपीज़ है, उसकी जो यूनिट्स खरीद रहा था, तो ये प्राइस हो गई। ठीक है, और ये हमारा क्या दिखा रहा है, एक्स और वाई, एक्स दिखा रहा है जितनी यूनिट्स ऑफ एक्स ली उसने, मतलब कि गुड एक्स को, यानी कि आपके पेनों को उसने जितना खरीदा, और वाई शो कर रहा है कि उसने कितनी यूनिट्स ऑफ वाई ली। ठीक है, तो ये शो करता है प्राइस, ये शो करता है प्राइस। तो क्या मैं इस प्राइस को पी से डिनोट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि हम प्राइस के लिए पी यूज करते हैं। ठीक है, तो प्राइस को मैंने पी से डिनोट कर दिया, किसकी प्राइस, क्योंकि यहाँ पर तो दो गुड्स हैं, सिर्फ पी लिख दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, गुड एक्स की प्राइस, तो हमने एक्स लिख। ठीक है, अब हम लोगों ने दूसरा तो ऑलरेडी बता ही रखा है कि उसने कितनी यूनिट्स खरीदी, यानी कि उसने गुड एक्स की कितनी यूनिट्स खरीदी, इसको हमने एक्स से शो कर दिया। प्लस में प्राइस ऑफ वाई, यानी कि जो दूसरा गुड है हमारा, जो कि हमारी नोटबुक्स हैं, उनकी कुछ प्राइस थी, तो हमने इस 20 की जगह पर एक जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए पी वाई लिख दी। ठीक है, एंड हमने वाई की कितनी यूनिट्स को खरीदा। अब उसके पास तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है ना, कि वो ये कम ले ले, वो ज़्यादा ले ले, तो वो जो भी पॉसिबिलिटीज है वो, और ये क्या है, कंज्यूमर की इनकम, इसको डिनोट करते हैं हम एम से। किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो देखिए, ये आपके पास एक बजट लाइन की इक्वेशन निकल कर आ जाती है। बजट लाइन की इक्वेशन क्या कह रही है आपसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इनटू में कमोडिटी एक्स की जितनी यूनिट्स खरीदी गई, प्लस में प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इनटू में कमोडिटी वाई की जितनी यूनिट्स खरीदी गई, वो किसके बराबर होनी चाहिए। वो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वो ये आपकी इनकम से ये बराबर होनी चाहिए, या आपकी इनकम से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इनकम से कम होनी चाहिए।
ठीक है, आपकी इनकम उससे ज्यादा हो चलेगा, लेकिन आपकी इनकम उससे कम नहीं हो सकती। तो या तो आपने जो दो कमोडिटीज खरीदी गिवन प्राइजेस पर, अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम पर, या तो जो आपने वो खर्चा करा वो आपकी इनकम के बराबर हो, या फिर आपकी जो इनकम है उससे कम हो। ठीक है, तो ये आपका बना देता है क्या, आपका ये बना देता है बजट लाइन। ओके, तो ये हो जाता है आपका बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का बजट लाइन वाला पार्ट समझ लिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व क्या है? देखिए, इंडिफरेंस कर्व भी बहुत सिंपल है। इंडिफरेंस कर्व हमें दो कमोडिटीज के, अगेन हम बार बार दो कमोडिटीज के ही बारे में बात करें, तो इंडिफरेंस कर्व हमें दो कमोडिटीज की वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि उसने 2 नोटबुक्स खरीदी, उसने 3 पेन्स खरीदे। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन ने जो उसको सेटिस्फैक्शन दिया, यानी कि जो उसने यूज करा उसके बाद जो उसको यूटिलिटी मिली वो, और लेट्स से कि उसने कुछ और कॉम्बिनेशन ले लिया, उसने 3 नोटबुक्स और 2 पेन्स खरीदी, कोई भी और कॉम्बिनेशन लेता है, तो जो भी वो कॉम्बिनेशन ले रहा है उन सारे कॉम्बिनेशन में जिनमें उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, अगर हम उसको शो कर देते हैं ग्राफिकली तो वो आपका बनाता है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which shows all possible combinations of two commodities which give same level of satisfaction to the consumer। ठीक है, यानी कि 2 कमोडिटीज हैं, उनके वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो वाले कॉम्बिनेशन हम पिक करेंगे जिन जिन कॉम्बिनेशन में उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ए कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 कमोडिटीज है, गुड एक्स एंड गुड वाई, उसने इसको यूज करा, तो जहां पर अगर उसको सेटिस्फैक्शन जो मिला है, और लेट्स से कि कोई बी कॉम्बिनेशन है उसमें उसने गुड एक्स एंड गुड वाई को जितना कंज्यूम करा उसके बाद जो उसको सेटिस्फैक्शन मिला, इन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर है। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं जो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि हम यहाँ 2 गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कॉम्बिनेशन होगा कि इसके इतनी यूनिट्स, उसकी उतनी यूनिट्स, तो जितने भी कॉम्बिनेशन हैं ऐसे जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, उनको अगर हम ग्राफ के तौर पर प्रेजेंट कर दे तो हमारे पास आ जाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा है कि इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, किनका? 2 गुड्स का या 2 कमोडिटीज का, जो उनको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, किसको? कंज्यूमर को। तो आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व भी क्लियर होगा। अब देखिए, जैसे हमने बजट लाइन के बारे में समझा, थोड़ा इंडिफरेंस कर्व को भी समझ लेते हैं। तो हम अगर हमारे इंडिफरेंस कर्व को बनाए तो चलिए हम पहले अपना इंडिफरेंस कर्व क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर हम अपने इंडिफरेंस कर्व को बनाए तो वो दिखेगा किस तरीके का? ओके, ठीक है, तो हम लोग बार बार किसके बारे में बात कर रहे हैं? 2 गुड्स के बारे में। तो लेट्स से यहाँ पर हमारा गुड वाई है, यहाँ पर हमारा गुड एक्स है। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या है? हमारा इंडिफरेंस कर्व हमें, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, आपका वाई एक्सिस, हमारा इंडिफरेंस कर्व हमें 2 कमोडिटीज के, 2 कमोडिटीज 1 एंड 2, 2 कमोडिटीज के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देगा जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, और हम इसको ग्राफिकली कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ओके, तो ये हो जाता है आपका इंडिफरेंस कर्व का पार्ट। तो आपका इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसा दिखता है। और अगर हम आपके बजट लाइन के बारे में एक बारी बात कर ले कि आपकी बजट लाइन कैसे दिखती है, तो आपकी जो बजट लाइन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। देखिए, बजट लाइन आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये आपकी बजट लाइन बनाएगी। तो बजट लाइन हमारी कुछ इस तरीके की डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, जबकि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कुछ इस तरीके का कॉन्वेक्स शेप्ड कर्व है। कैसा कर्व है? हम कह सकते हैं कि हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, कॉन्वेक्स शेप्ड है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये कॉन्वेक्स शेप्ड है। ठीक है, तो हमने इंडिफरेंस कर्व को समझ लिया, हमने अपनी बजट लाइन को समझ लिया, लेकिन अल्टीमेटली हमें समझना क्या था? हमें तो समझना ये था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम कैसे समझा सकते हैं, कौन से अप्रोच का यूज कर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का यूज कर। तो अब आते हैं हम लोग उस पॉइंट पर। देखिए,
हम जब भी कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, कौन से अप्रोच का यूज़ कर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का यूज़ कर तो हमें उस पॉइंट पर पता चलता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है जहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, इसको सिंपली समझिए, आपको पता करना है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का यूज़ कर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो दो कंडीशंस कौन सी है, यही चीज़ लिखिए। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। वो दो कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, अब ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये क्या है? ये हमारे इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है। ठीक है, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यानी कि जो स्लोप है हमारे इंडिफरेंस कर्व की, वो किसके बराबर हो? हमारी बजट लाइन के स्लोप की। यानी कि जो दोनों हमारे कर्व्स हैं, एक इंडिफरेंस कर्व है और एक बजट लाइन है, तो इन दोनों की जिस पॉइंट पर यानी कि जहां पर इन दोनों की स्लोप बराबर होती है वो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की अटेनमेंट हो रही होती है या उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा हो। तो MRS XY, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जहां पर प्राइस ऑफ X बराबर अपॉन प्राइस ऑफ Y, ये क्या है? हमारी बजट लाइन की स्लोप है। आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपकी किसकी स्लोप है? ये आपके इंडिफरेंस IC कर्व, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं IC की स्लोप है, और ये आपकी बजट लाइन की स्लोप है। ओके, तो ये आपकी बजट लाइन की स्लोप है। तो ये आपके इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है और ये आपके बजट लाइन की स्लोप है। जहां पर ये दोनों स्लोप्स जाकर आपस में बराबर होंगी, ठीक है, उस पॉइंट पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, अब और दूसरी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि MRS इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, यानी कि जो आपका MRS है वो कैसा होना चाहिए? आपका MRS कॉन्वेक्स शेप्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स शेप्ड होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, कौन सी? जहां पर इन दोनों के स्लोप्स बराबर हो जाएंगे, व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड बजट लाइन का स्लोप, दोनों ही कमोडिटीज के प्राइस का रेशियो यानी कि PX और PY। तो जिस पॉइंट पर ये कंडीशन होगी यानी कि MRS PX अपॉन में PY के बराबर हो जाएगा, वो पॉइंट आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देगा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स शेप्ड होना चाहिए, यानी कि MRS इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। तो MRS इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग का मतलब है कि वो कॉन्वेक्स शेप्ड होना चाहिए। ठीक है मैम, आपने कंडीशन तो बता दी, बट व्हाट अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? अब बच्चों हम उसी पे आ रहे हैं। हम देखते हैं कि बोल तो हमने इतना कुछ दिया, ये तो सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब हम इसको शो कैसे करें कि कंज्यूमर किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है? वो कौन सा पॉइंट है जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम अगर ग्राफ पर आए तो अब आपको, मैंने कहा था ना, अब आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या समझाया था कि कुछ इस तरीके से दिखने वाला होता है हमारा IC। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक IC, देख सकते हैं आप, एक ये भी आपकी IC, एक ये भी IC। अभी 3 IC यहाँ पर क्यों शो करिए, मैं अभी आपको ये भी समझाऊंगी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? आपकी बजट लाइन। तो ये है आपकी बजट लाइन। हम इसको थोड़ा अलग कलर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी, ये है आपकी बजट लाइन। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी बजट लाइन। फाइन, तो ये है आपकी बजट लाइन। तो ये जो ऑरेंज कलर से शो हो रही है ये आपकी बजट लाइन है, और बाकी के जो आपको 3 कर्व्स दिख रहे हैं वो है आपके इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां पर अटेन होगा? हम लोगों ने कहा था जहां पर दोनों ही कर्व्स की स्लोप बराबर हो। तो वो कौन सा पॉइंट है? वो ये पॉइंट है, ये पॉइंट E। यहां पर कंज्यूमर को मिल रहा है इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो MRS है यानी कि जो हमारे इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो बराबर है हमारे बजट लाइन के प्राइस रेशियो के, या आप कह सकते हैं बजट लाइन के स्लोप के। ठीक है मैम, इसी पॉइंट पर क्यों? आपको कैसे पता कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्योंकि बच्चों हम लोग ये कहते हैं कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ग्राफिकली अगर हम देखें तो वो पॉइंट होता है जहां पर ये जो बजट लाइन है, ये आपकी क्या है? ये आपकी बजट लाइन है, राइट। तो ये जो आपकी बजट लाइन है, ये हमारे ये जो IC कर्व जा रहा है, ये जो आप IC2 देख रहे हैं, राइट, ये जो IC2 है इसको जिस पॉइंट पर टेंजेंट होगी, तो अगर आप इसको क्लियरली नहीं देख पा रहे तो मैं आपको यहाँ पे भी समझा देती हूँ कि आपकी बजट लाइन जा रही है। ठीक है,
अब यहाँ पर और भी आईसीज हैं, लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं कि किसी भी आईसी ने इसको ऐसे टच नहीं किया है, इसने यहाँ से इसको कट किया है 2 बार, इस वाले ने तो कट भी नहीं किया, IC3 तो इसको टच भी नहीं कर पा रहा, कट भी नहीं कर पा रहा, लेकिन IC2 एक ऐसा कर्व है जो इसको कट नहीं करता, बस टच करते हुए निकल जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बजट लाइन है, ओके, जो स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है हमारी, ये टेंजेंट है हमारे आईसी कर्व को इस पॉइंट पर, और यही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों की स्लोप्स बराबर हो जाएंगी, ओके। तो ये होता है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो हमने कहा कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो हमने थियोरेटिकली पढ़ा, लेकिन हम ग्राफिकली क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट जहां पर हमारी बजट लाइन टेंजेंट हो, यानी कि वो टच करके निकल जाए किसे, हमारे इंडिफरेंस कर्व को, वो पॉइंट होता है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो चलिए चेक करते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने आपको बताया था इस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व को ये बजट लाइन टेंजेंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे चेक करते हैं, हाँ जी, तो इस पॉइंट पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों के स्लोप्स बराबर होंगे, और ये कर्व तो इंडिफरेंस कर्व तो हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो आपको इसको एग्जाम में किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, अगर आपसे कहा जाए क्या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझाइए कैसे, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है कि एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कौन से अप्रोच के थ्रू, थ्रू आईसी या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, तो आपको क्या करना है, देखिए, तो आपको वहां पर इसको इस तरीके से बताना है कि सबसे पहले तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको समझाना पड़ेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये जो हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि हम लोग अगर इसको समअप करके समझ रहे हैं यहाँ पर, कि आपको समझाना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर बजट लाइन हमारी टैंजेंट है हमारे इंडिफरेंस कर्व को, वो पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलता है। और हम ये किस अप्रोच के थ्रू कह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमने आईसी का यूज करा है, तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू, ठीक है। आपको वो 2 कंडीशंस बतानी पड़ेंगी, 2 कंडीशंस बतानी पड़ेंगी, ठीक है, कि जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। वो 2 कंडीशंस कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, एक तो वो स्लोप वाली कि स्लोप ऑफ आईसी बराबर होनी चाहिए हमारी किसके स्लोप के, बजट लाइन के स्लोप के, या जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, और दूसरा कि वो कॉन्वेक्स शेप्ड होना चाहिए हमारा आईसी, कॉन्वेक्स आईसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा इस तरीके से समझा है। एंड क्योंकि आईसी और बजट लाइन को समझे बिना इसको नहीं समझा जा सकता था, तो हमने पहले बजट लाइन और आईसी के सारे बेसिक्स को समझा है। तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर रहा हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बनाना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन आता है। एंड इस डायग्राम को बनाने के पीछे का जो लॉजिक है, जो इसके बेसिक्स है, आई होप आपको वो भी क्लियर रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू समझा, बट हमने ये भी समझा कि जो दूसरा अप्रोच है उसमें मीनिंग क्या है, कि उसमें हम नंबर्स के टर्म्स में बात करते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रैंक के टर्म्स में, ठीक है। एंड हमने कुछ चीजें पढ़ी, जैसे बजट लाइन क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, और हम लोगों ने फिर ग्राफिकली उसको शो करा कि कौन सी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। एंड हम अगर ग्राफ पर बना रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जहां पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टैंजेंट हो जाती है, वो हमारा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। मैम, आपने हमें एक चीज नहीं बताई कि आपने 2 एक्स्ट्रा आईसी क्यों बनाई थी। देखिए, 2 एक्स्ट्रा आईसी बनाने के पीछे का रीजन ये था कि ये वाली आईसी शो करती है वो सारे पॉइंट्स जो कंज्यूमर के बजट में है, लेकिन कंज्यूमर इससे आगे बढ़ के भी कुछ ले सकता है। तो आप देखें अगर, तो ये आईसी अंदर की तरफ से कट कर रही है, अंदर से जा रही है, ये शो कर रही है कि ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। फॉर श्योर कंज्यूमर अपनी इनकम में इनको खरीद सकता है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम इतनी है कि वो उससे कुछ बेटर अफोर्ड कर सकता है, जिससे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, तो उसको हायर सेटिस्फैक्शन मिलता है IC2 से। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंज्यूमर अपनी इनकम में भी है, वो कंज्यूमर के बजट में भी है, और उसको
IC1 के कंपैरिजन में ये वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है IC2 पर जो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं, तो फॉर श्योर वो इस पर मूव करेगा, इसीलिए इस पर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। ठीक है, अंदर वाले पर नहीं आएगा क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन तो उसके पास अवेलेबल है। और IC3 अगर आप देखें तो ये तो दूर दूर तक कहीं बजट लाइन और इसमें ऐसे कोई कनेक्ट नहीं बन रहा है, या फिर बजट लाइन इसको टैंजेंट नहीं हो रही, तो ये शो करता है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, कंज्यूमर की इतनी इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया। अगर कोई भी IC को अंदर से ऐसे कट करिए, उसका मतलब है कि कंज्यूमर उससे बेटर ऑप्शंस ले सकता है, इसीलिए वो एक हायर IC पर मूव कर जाता है। और जो भी IC बजट लाइन को कहीं पर टच ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, इन दोनों में कोई कनेक्ट ही नहीं बन पा रहा है, मतलब कि कंज्यूमर वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। भले ही उनसे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन हर वो चीज़ जिससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले ज़रूरी नहीं कि हम वो परचेज भी कर सकें। तो ये वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने हमारे रेलिवेंट पॉइंट्स को भी समझ लिया और जो यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनते हैं उनको भी समझ लिया। तो चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक डन हुआ है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर रहा हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए एंड उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहिए। थैंक यू।